तरह मनीष कश्यप पर केस होता है, लेकिन उसके पहले कई ऐसे प्रिंट मीडिया हैं जिनमें खबर प्रकाशित हुआ है। उसके लगभग एक सप्ताह बाद मनीष कश्यप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया। तो क्या जो बड़े प्रिंट मीडिया है उन पर पर जितने धाराएं लगे हुए हैं, क्या लग रहा है उनको बेल मिलने की संभावना है या जेल से बेल मिलने की संभावना है या कोर्ट से राहत मिलने? 82 में CRPC में एक इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिला हुआ है क्वैशिंग FIR का। वो आखिर वो होता क्या है, एक बार पूरा क्लियर करके बताइए। जी, क्वैशिंग FIR में होता क्या है कि उसमें अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपना वहाँ पे पेश कर सकते हैं हाई कोर्ट में। डायरेक्टली हाई कोर्ट में वो फाइल होता है क्वैशिंग FIR, और उसके अंतर्गत आप अपनी बातों को जब रखेंगे तो हो सकता है हाई कोर्ट के जज को अगर लगता है कि ये सही में बेकसूर है, इसे निर्दोष है, इसको फंसाया गया है या किसी राजनीतिक के तहत इस पे सारा मुकदमा किया गया है, तो FIR को सीधा क्वेश्चन। जब से गिरफ्तार हुए हैं मुश्किल उनका कम नहीं हो रहा है और लगातार मुश्किल बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मंत्रम लीगल एसोसिएशन में। यहाँ पर आप लोग हमारे पीछे देखेंगे तमाम पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और उन्हीं से हम एक एक सवालों के जवाब लेंगे जो उन पर लगे हुए धारा या पिछली कोई केस हो या तमिलनाडु के प्रकरण में जितने केस हुए हैं उन पर कौन कौन से धारा लगे हुए हैं और उनको राहत मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जितना तमाम सभी एडवोकेट से। पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ रविरंजन दीक्षित इलियास सफल दीक्षित, और पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं हम। लीगल एसोसिएट्स हमारा मंतरम का है, बोरिंग रोड में विराट कॉम्प्लेक्स में। यहाँ हम लोग का लीगल एसोसिएट चलता है। सर आपका परिचय? रविरंजन मेरा भी नाम है और इलियास रविराज सिंह। सर आपका परिचय? एडवोकेट सोनू कुमार यादव, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मंतरम लीगल एसोसिएट का बोरिंग रोड में ऑफिस है। चलिए हम बात करेंगे तमिलनाडु प्रकरण में। सर पहले तमिलनाडु प्रकरण जिस तरह मनीष कश्यप पर FIR हुआ, उसके बाद EOU के जो अधिकारी हैं पटना लाए हैं, क्या उनकी मुश्किलें कम होगी? देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुए हैं और जो FIR अभी उनको न्यायिक हिरासत में भी लाया गया पटना में, EOU अपना जांच कर रहा है। अब मुश्किलें कम होगी या नहीं होगी ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगी है उस धाराओं से लगता है कि अभी मुश्किल उनकी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें जो भी धाराएं हैं सब नॉन अवेलेबल धाराएं हैं और सभी धाराओं में उनको उसमें एक दो धाराएँ ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक उनको 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। तो जो धाराएँ लगी हैं उस धाराओं को देखने से होता है कि अभी कुछ दिनों तक मनीष जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही होगी। जिस तरह मनीष कश्यप पर केस होता है, लेकिन उसके पहले कई ऐसे प्रिंट मीडिया हैं जिनमें खबर प्रकाशित हुआ है। उसके लगभग एक सप्ताह बाद मनीष कश्यप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया। तो क्या जो बड़े प्रिंट मीडिया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, बड़े प्रिंट मीडिया पे कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सब हमारे राज्य की जो एजेंसीज हैं जो इसकी जांच कर रही है, ये उनका विषय है। उनका ये यहाँ की पुलिस, यहाँ के DGP, यहाँ के जो भी एजेंसीज हैं जो इसकी जांच कर रही है, अब तो उनका ये मतलब ये उनका पॉइंट है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जांच है कि किस पे आरोप उनको दिखता है कि किसके द्वारा ये काम हुआ है, किसके द्वारा हमारे दो राज्यों के बीच में, हमारे राष्ट्र में जो उन पे धाराएं लगी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए केस हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। आपके ऊपर FIR हो जाए तो आप दोषी नहीं हो जाते हैं। जब तक वो दोष आपके ऊपर सिद्ध नहीं हो जाता है न्यायालय के द्वारा, तब तक आप निर्दोष माने जाते हैं। तो पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस इनके ऊपर FIR किया, लेकिन इससे मनीष कश्यप दोषी नहीं हुए जब तक न्यायालय दोषी उनको सिद्ध नहीं कर दे कि आप दोषी हैं। सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, हो सकता है कि राजनीतिक दबाव में जांच करता हो, तो क्या अगर राजनीतिक दबाव में ऐसा होता है और जो बड़े प्रिंट मीडिया उस पर केस नहीं होता है, तो क्या हाई कोर्ट उस पर क्या या सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, ये केसेस जो हैं हुए हैं, जब इनकी केस न्यायालय में जाएगी
अभी तो इस सिविल कोर्ट से इनकी प्रक्रियाएं शुरू होगी, अभी तो हाई कोर्ट में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पे उनके वकील इस बात को, इस एविडेंस को, इस तथ्य को रखेंगे कि क्या इसमें दोषी इतने इतने लोगों ने, इसका प्रिंट मीडिया वगैरह लोगों ने भी इसको प्रकाशित किया था लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, क्या ये दुर्भावना के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर हुआ। जो भी बातें हैं वो अपने वकील के माध्यम से वो जज के सामने रखेंगे। अगर जज को लगेगा कि नहीं, किसी भी प्रकार का इसमें इस तरह का केसेस भी हुए हैं जो कि दुर्भावना के माध्यम से हुआ है या दुर्भावना ग्रसित हुआ है, तो जज अपना जो भी होगा वो अपना डिसीजन वो खुद देंगे, अपना डिसीजन वो खुद बताएंगे। मनीष कश्यप पर जितने धाराएं लगे हुए हैं, क्या लग रहा है उनको बेल मिलने की संभावना है या? देखिए, उन पे एक धारा लगा हुआ है 468 आईपीसी, उसमें 7 साल का प्रोविज़न है, 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। तो और बाकी जांच वगैरह हो ही रही है, यूएयू भी जांच कर रही है। तो जहां तक हमें उम्मीद है उनको भी राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले वो यहाँ आए थे तो बेल के लिए तो आए ही थे, बेल के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकते थे जब बाहर थे वो। और उसके साथ ये भी एक प्रोविज़न है कि 482 में सीआरपीसी में एक इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिला हुआ है क्वैशिंग एफआईआर का। वो आखिर वो होता क्या है, एक बार पूरा क्लियर करके बताइए। जी, क्वैशिंग एफआईआर में होता क्या है कि उसमें अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपना वहाँ पे पेश कर सकते हैं हाई कोर्ट में, डायरेक्टली हाई कोर्ट में वो फाइल होता है क्वैशिंग एफआईआर। और उसके अंतर्गत आप अपनी बातों को जब रखेंगे तो हो सकता है हाई कोर्ट के जज को अगर लगता है कि ये सही में बेकसूर है, इसे निर्दोष है, इसको फंसाया गया है या किसी राजनीतिक के तहत इस पे सारा मुकदमा किया गया है, तो एफआईआर को सीधा क्वैश कर सकता है। ये हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है। अच्छा, मनीष कश्यप की कहाँ गलती की है ताकि अभी जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस सिचुएशन से नहीं गुजरते? आखिर मनीष कश्यप ने कहाँ गलती किया? जैसे अभी कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप का जो वीडियो आया, चाहे उन्होंने अपनी माता के साथ वीडियो शेयर किया हो या खुद भी शेयर किया है उन्होंने कि हिंदुस्तान में आया, ये आया, वो आया। सपोज मान लीजिए आप उसकी वास्तविक जांच नहीं करते हैं, मान लीजिए आप मीडिया हैं, आप आज उस वीडियो उसको लिए और उसी वीडियो को लगातार आप चला दिए कि हिंदुस्तान में आया, इसमें आया, उसमें छपा है, सारा चीज़ आप डाल दिए। आप तो वहाँ जा कर के वेरीफाई नहीं किए को कागज़ जो दिखा रहा था वास्तविक में हिंदुस्तान में और दैनिक भास्कर में छपा था या नहीं छपा था, इसका जांच तो आपने नहीं किया। ये चीज़ आपको वहाँ जा कर के पुष्टि करनी चाहिए थी। सेम गलती यहाँ पे यही हुआ। पत्रकारिता में क्या होता है कि सबसे पहला रूल उसका यही है कि अगर कोई घटना होती है, मान लीजिए किसी के बारे में अगर कुछ लगाया जाता है, कुछ इल्ज़ाम लगता है, तो आप दोनों तरफ के व्यक्ति से पूछना होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली, और बहुत सारे मीडिया के पास बहुत सारा वीडियो रहता है जो नहीं भी चलाया जाता है। वीडियो लोग लेता है लेकिन उसको चलाता नहीं, इसलिए नहीं चलाता कि उसका एविडेंस प्रॉपर नहीं रहता है। जब तक एविडेंस प्रॉपर ना रहे तब तक वीडियो को नहीं चलाना चाहिए। इनकी गलती यही थी कि इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने बोला कि हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, बट ये ग्राउंड पे गए ही नहीं। उस तरह की कोई घटना हुई या नहीं हुई वो तो बाद की बात है। वो ये उनको जाना चाहिए था, समझना चाहिए था, पता करना चाहिए था। जब तक उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था तब तक उस वीडियो को नहीं चलाना चाहिए था। इसीलिए उसको उसकी फर्जी वीडियो के बारे में कहा गया। और बाद में जब पुलिस जांच की तो आप देख ही रहे हैं कि आ रहा है कि यहाँ पे वीडियो बन रहा था, वो शूट हो रहा था। तो ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं थी। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। पत्रकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पत्रकार सरकार के विरुद्ध अगर नहीं होता है
तो साथ भी मतलब साथ भी नहीं होता, वो सबके साथ बराबर रूप में करता है और देश की शांति के लिए कार्य करता है। इस चीज़ का ख्याल उनको रखना चाहिए था। मनीष कश्यप के जो तमिलनाडु प्रकरण में था, तीसरा केस एक ट्विटर हैंडल पर किया गया था, तो नहीं लगता कि फिर बाद में मनीष कश्यप बताते कि जब मेरा यह ट्विटर हैंडल फर्जी है फिर भी उन पर केस कर दिया जाता है, तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पर बिहार पुलिस ने अपने कानून का उल्लंघन किया? देखिए, बिहार पुलिस का काम यही है कि अगर उसको सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त होती है, तो एफआईआर तो किसी पे भी हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को तो साबित किया जाता है ना, वो तो साबित करता है ना कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते। वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और इसका सही तरीके से, अगर वो बेकसूर होंगे मनीष कश्यप तो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। उनको अच्छा, मनीष कश्यप जो सरेंडर किए थाना में, उसके पहले अगर कोर्ट में अगर सरेंडर किए रहते तो अभी क्या उनको कुछ रिलीफ मिलता? उनको बिल्कुल रिलीफ मिलता। अगर थाने में, देखिए थाने में सरेंडर, आप सबसे पहले आनंद सिंह ही जो उन पे भी जब एफआईआर हुआ था तो वो भी सीधा जाकर के दिल्ली में सरेंडर किए थे अपने आप को, तो उसी तरीके से कोर्ट में इनको भी कोर्ट में सरेंडर करना, किसी भी कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, जैसे वो यहाँ न करके दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किए थे ना आनंद सिंह, वैसे ही इनको भी कोई अदर कोर्ट में जाके सरेंडर करना चाहिए था। थाने में सरेंडर नहीं के बजाय आप वहाँ पे करना चाहिए था। दूसरी चीज़ है कि 82, 83 का प्रोसीडिंग हो गया, आपके यहाँ कुर्की जब्ती के लिए चला गया, तब आप जा कर के सरेंडर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। उससे पहले ही आपको सरेंडर भी करना था, तो उससे पहले सरेंडर करते, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता, या आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते, कोशिश करते, तो ज़रूर राहत मिलती है आपको, क्योंकि एब्सकॉन्डर को राहत कम मिलता है। चलिए, हम तमाम विधुओं पर बातें करेंगे। बाकी और भी अगर क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।